दोस्तों, अभी तक सेबी आईसीडीआर में हमने तीन बातें सीखी। इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीडीआर, सोर्स ऑफ आईसीडीआर, एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो लास्ट में नॉन एप्लीकेबिलिटी भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी और एक फ्लो चार्ट भी बनाया मैंने आपके लिए। एक सीक्वेंस फ्लो चार्ट तो नहीं कहेंगे उसे, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी बनाया मैंने कि कैसे कैसे वो एक्टिविटीज़ चलेंगी। अभी फर्दर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात से हम सीखेंगे जनरल कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू। तो ऊपर आप एक हेडिंग डालिए, जनरल कंडीशंस। ऊपर आप एक हेडिंग डालेंगे, जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशंस। अब टोटल मिलाकर 6 कंडीशंस हैं। ये 6 कंडीशंस तो इशूअर को पूरी करनी ही करनी है कोई भी पब्लिक इशू के लिए। तो आइए एक एक करके इसे समझेंगे और एक एक करके इसे लिखेंगे, याद करेंगे। कोई भी डाउट होगा आपका तो आप मुझसे पूछेंगे। इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आईसीडीआर कि व्हाट आर द जनरल कंडीशंस फॉर अ पब्लिक इशू। आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, व्हाट आर द जनरल कंडीशंस फॉर अ पब्लिक इशू। सबसे पहली बात, नोट डिबार्ड। नोट डीबार्ड। डीबार्ड मतलब किसी को स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली डिबार्ड कर दिया गया है, रोक दिया गया है कि भाई तुझे इस मार्केट में आना ही नहीं है। फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, उसे डिबार्ड कर दिया गया है, मार्केट में एंट्री ही उसकी मना है। कैपिटल मार्केट। और उसे ऐसा किसने रोका है, ये बात याद रखने की है। सेबी ने उसे ऐसा रोका है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने डिफॉल्ट किए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, रिनाउंड डिफॉल्टर है, कोई पहले डिफॉल्ट कर चुका है, ठीक है, और उसमें सेबी ने उसे रोक दिया है। उसमें किसी एक्ट, रूल्स या रेगुलेशंस में भी ऐसा प्रोविज़न है कि अगर आप ये डिफ़ॉल्ट करेंगे तो हम फर्दर आपको शेयर इशू या डिपॉजिट एक्सेप्ट या डिवेंचर इशू नहीं करने देंगे। तो उसके चलते, और या सेबी ने फिर अपने डिस्क्रिशन से ही किसी को रोक दिया है कि नहीं भाई तुझे इस मार्केट में नहीं आना। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो पहली बात तो ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कहीं आपको डिबॉर्ड तो नहीं किया गया, कहीं आपको मार्केट एक्सेस करने से रोका तो नहीं गया। तो पहली बात तो देखो ये होनी चाहिए। अब क्योंकि वो ऑर्डर तो एक कंपनी के पास है, वो ऑर्डर तो पर्सन भी हो सकता है और एक कंपनी के अगेंस्ट भी हो सकता है। तो इशूअर जो है, इशूअर तो एक कंपनी है ना, और उस कंपनी से रिलेटेड लोगों को रोका होगा सेबी ने। तो वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें सेबी रोके तो वो इशू और इशू नहीं कर सकता। आई थिंक मेरी इस बात को आप समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं इशूअर कंपनी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो, जिन्हें सेबी ने डिवार्ड किया है और वो मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। देखो इशूअर, एक तो इशूअर की बात कर रहे हैं। इशूअर यानी कंपनी को ही रोक दिया है सेबी ने कि ये कंपनी नहीं इशू कर पाएगी, ठीक है। ठीक है जी, अगर कंपनी को रोका है तो वो जो डिफॉल्टर पर्सन है वो क्या करेंगे, नई कंपनी बना लेंगे? नहीं, नई कंपनी बना के नहीं कर सकते। मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया और सेबी ने कहा एक्स वाई जेड लिमिटेड मार्केट में इशू, सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर पाएगी। तो फिर एक्स वाई जेड को चलाने वाले लोग क्या करेंगे, नई कंपनी बना लेंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, आप पूरी बात लिखेंगे तो वो नई कंपनी भी नहीं बना पाएंगे। एनी ऑफ इट्स प्रमोटर्स, यानी इशूअर्स कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं बेटा? जो लोग कंपनी को बनाते हैं उन्हें कहते हैं प्रमोटर्स, ठीक है। प्रमोटर ग्रुप,
देखो बेटा, प्रमोटर ग्रुप, कई बारी प्रमोटर ग्रुप होते हैं बेटा, ठीक है, यानी प्रमोटर पर्सन नहीं है। प्रमोटर एक कंपनी को प्रमोट करने के पीछे दूसरा एक ग्रुप है पूरा। और डायरेक्टर्स, देखो देखने में ये आता है कि यूजुअली जो लोग डायरेक्टर्स प्रमोटर्स होते हैं वही डायरेक्टर बन जाते हैं, तो इसलिए डायरेक्टर्स को भी रोक दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो प्रमोटर हो वही डायरेक्टर होंगे। आपने कंपनी लॉ अच्छे से पढ़ा होगा आई थिंक इस पॉइंट पर, ठीक है भाई। इशूअर 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 कंपनी को बनाने वाले प्रमोटर्स या प्रमोटर ग्रुप या डायरेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी को कंट्रोल करते हैं। तो सर ये क्या जरूरी है कि कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कोई डायरेक्टर हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कंपनी को एक पर्सन कंपनी को कंट्रोल करता हो लेकिन वो डायरेक्टर ना हो, ठीक है। और पर्सन्स, आप लिख लीजिए, और पर्सन्स इन कंट्रोल, और पर्सन्स इन कंट्रोल ऑफ द, ठीक है, और पर्सन्स इन कंट्रोल ऑफ द इशूअर। ऐसा पर्सन जो इशूअर को कंट्रोल करता है, इशूअर कंपनी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और पर्सन्स इन कंट्रोल ऑफ द इशूअर, ठीक है। तो कौन कौन से लोग हमने डिस्कस किए यहाँ पे, आप ध्यान से नोट करेंगे बात। पहले हमने हेडिंग जनरल कंडीशंस नोट कर रहे हैं, और पहली मतलब बात हमने नोट करी, इशूअर, एनी ऑफ इट्स प्रमोटर, ठीक है, डायरेक्टर्स और पर्सन्स इन कंट्रोल ऑफ द इशूअर, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें नोट करेंगे, शाबाश। कब कब वो डिवार्ड होगा, जब वो इशूअर हो, जब वो प्रमोटर हो, जब वो प्रमोटर ग्रुप से रिलेट करता हो, या डायरेक्टर हो, या पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द इशूअर। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन डायरेक्टर होकर ही कंट्रोल करता है। कई बार कोई पर्सन डायरेक्टर नहीं होता लेकिन कंपनी का कंट्रोल उसके हाथ में होता है। कंपनी का कंट्रोल उसके हाथ में कैसे होता है? क्योंकि जो असली डायरेक्टर है वो उसका पपेट है, वो उसके हाथ में कठपुतली होता है। तो एनी अदर कंपनी, आइए सेकंड पॉइंट नोट करेंगे बेटा, एनी अदर कंपनी, एनी अदर कंपनी in which any other company in which any of the promoter, any of the promoter, directors or persons in control, or persons in control of the, ठीक है, issuer was also is a promoter, director, person in control। आइए इस बात को हम डिटेल में समझेंगे। Any other company in which any of the promoters, directors or persons in control of the issuer was also is a promoter, director, person in control। आइए हम इस बात को समझेंगे। जो कंपनी शेयर इशू करना चाहती है उसे हम बोल रहे हैं क्या? इशूअर, ठीक है। तो जो कंपनी शेयर इशू करना चाहती है उसे हम बोल रहे हैं क्या? इशूअर। इस कंपनी का पहले पॉइंट में हमने देखा, ठीक है, डिबार्ड ऑर्डर किसके अगेंस्ट आया है? या तो देखो इशूअर के अगेंस्ट आया है।
पहली बात, डिबार्ड ऑर्डर अगर इशूअर के अगेंस्ट आया है तो ये इशूअर फर्दर शेयर इशू नहीं कर पाएगा, यानी इस इशूअर को सेबी ने रोक दिया है तो नहीं कर पाएगा। दूसरी कैटेगरी के हमने लोग पढ़े कि अगर इन्हें रोक रखा है, इनके अगेंस्ट डिबार्ड ऑर्डर है, तो भी इशूअर इशू नहीं कर पाएगा। तो वो कौन लोग हैं? पहले बोला कि जो इस कंपनी का प्रमोटर है, जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। कंपनी को नहीं रोका, सेबी ने प्रमोटर्स को रोका है। एक्चुअली शेयर इशू करने से प्रमोटर को रोका है, और इन प्रमोटर्स ने कंपनी बनाई है। ठीक है, तो कंपनी शेयर इशू कर रही है। अगर ये प्रमोटर है, अगर किसी प्रमोटर को सेबी ने रोका है और वो प्रमोटर ये कंपनी बना रहा है और इस कंपनी के थ्रू शेयर इशू कर रहा है, तो ये इशूअर है ना, जो ये शेयर इशू नहीं कर पाएगा। दिस इज जनरल कंडीशन। ठीक है, इस इशूअर के पीछे एक प्रमोटर ग्रुप है, और इस पूरे ग्रुप को सेबी ने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी के लोग दिखा रहा हूं बेटा मैं आपको। ये प्रमोटर ग्रुप है और इस ग्रुप के अगेंस्ट ऑर्डर है, डिवाइड ऑर्डर है सेबी का, और इस प्रमोटर ग्रुप ने एक कंपनी प्रमोट की है जो शेयर इशू करना चाहता है। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा जी। ठीक है, तीसरी बात, डायरेक्टर्स हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो प्रमोटर होते हैं वही डायरेक्टर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो प्रमोटर हो वो डायरेक्टर हो। प्रमोटर्स ने एक कंपनी बनाई और प्रमोटर्स ने जिन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, उन डायरेक्टर्स के अगेंस्ट डिवाइड ऑर्डर है, तो पब्लिक इशू वो लोग नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर्स और पर्सन्स इन कंट्रोल, ठीक है, पर्सन्स इन कंट्रोल, पीआईसी। ठीक है बेटा, हम उसे बोल रहे हैं पर्सन्स इन कंट्रोल। तो जो भी पर्सन है जो कंपनी को, इशूअर को कंट्रोल कर रहा है, वो प्रमोटर भी नहीं है, वो डायरेक्टर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके हाथ में कंट्रोल है, वो इस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके से। आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा, तो वहाँ कंपनी कैसे कैसे कंट्रोल हो सकती है। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पर्सन इन कंट्रोल है लेकिन डायरेक्टर नहीं है, तो भी ये इशूअर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरा, थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो एनी अदर कंपनी। अब तीसरी बात में क्या है बेटा? एनी अदर कंपनी। अब हम तीसरी कैटेगरी के पर्सन को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। एनी अदर कंपनी इन विच प्रमोटर, डायरेक्टर और पर्सन्स इन कंट्रोल ऑफ द इशूअर was or also is a promoter, director और पर्सन इन कंट्रोल। ठीक है, आप बहुत ध्यान से इस लैंग्वेज को मैं चाहता हूं कि पढ़िए एक बार दोबारा से। सेकंड पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िए। एनी अदर कंपनी, आप थोड़ा सा माइंड एप्लीकेशन करेंगे। एनी अदर कंपनी इन विच जिसमें any of the promoters, directors or persons in control of issuer, ठीक है, was also is a promoter, director और person in control। ठीक है, अब आइए इस बात को हम समझते हैं। ये इशूअर है, ये इशू करने जा रहा है। इशूअर क्या करने जा रहा है? इशूअर इशू करने जा रहा है। ठीक बात है भाई, इशूअर इशू करने जा रहा है, कर ले भाई इशू। इशूअर इशू करने जा रहा है, ठीक है, शेयर्स, पब्लिक इशू लेकर आ रहा है, लेकिन जो इस कंपनी के, जो इस इशूअर के प्रमोटर्स हैं, उन लोगों ने भी ये कंपनी प्रमोट की थी। जो यहाँ प्रमोटर ग्रुप है वो उनकी एक और कंपनी है उस ग्रुप की। जो यहाँ डायरेक्टर्स हैं उनका एक कंपनी उधर भी है। जो पीआईसी है,
ठीक है, जो इसके पीआईसी हैं, पर्सन इन कंट्रोल हैं, वो वहां भी पीआईसी हैं। तो इस कंपनी दिस कंपनी इज डिबार्ड। ठीक है, कहने का मतलब है कि इन लोगों के द्वारा एक और कंपनी बनाई गई थी, इन लोगों के द्वारा कोई और कंपनी बनाई गई थी, और वो उस कंपनी में डिवार्ड हैं। जब वो कंपनी डिवार्ड है तो इनके द्वारा बनाई गई दूसरी कंपनी में भी इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी इन लोगों के द्वारा बनाई गई एनी अदर कंपनी इज डिबार्ड। ठीक है, इफ अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं और एक कंपनी डिबार्ड है इनके द्वारा बनाई गई, ठीक है, तो तो जो ये इशूअर है, यही लोग इशूअर कंपनी के पीछे हैं। जो लोग डिबार्ड कंपनी के पीछे थे, जो लोग इस कंपनी के पीछे थे, वही तो इसके पीछे हैं। वो प्रमोटर्स, वो प्रमोटर ग्रुप, वो डायरेक्टर्स, वो पीआईसी। ठीक है, तो ये वाला हमारा इशूअर इशू नहीं कर पाएगा। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन बेटा। ठीक है, शाबाश बेटा। तो नोट डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, नोट डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, फर्स्ट कंडीशन देखी बेटा। आइए अब हम चलेंगे सेकंड कंडीशन की तरफ, कंडीशन नंबर 2। ठीक है, इशू और ऑफ कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। अब ये कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये बात समझने की है। ठीक है, कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, आइए मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूं। कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे? तो आप समझेंगे बेटा, एक कंपनी है, देखो एक कंपनी है, कंपनी एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। ठीक है, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कहते हैं कि जी प्रोजेक्ट का नाम है चंडीगढ़ मेट्रो। ये चंडीगढ़ मेट्रो यानी चंडीगढ़ ट्राई सिटी, मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ को आपस में जोड़ेंगे, और मेन मेन जो रोड्स हैं चंडीगढ़ के उसको कवर करेंगे थ्रू अ मेट्रो। नाम क्या रखा? चंडीगढ़ मेट्रो ट्रेन। अभी प्रोजेक्ट है, ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। जो कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है उसे क्या चाहिए? उसे अब चाहिए मनी, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब इस पैसे के लिए ये जो कंपनी है, ये जो इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये पब्लिक इशू लेकर आती है एक। क्या लेकर आती है जी? पब्लिक इशू। पहले मैं बता रहा हूं कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, क्यों कंपनी कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है। अब इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये कहती है कि कम से कम ऑपरेशंस में लिए, फॉर ऑपरेशंस, कि इससे पहले कंपनी आए, ऑपरेशंस करे, ऑपरेशंस जानते हैं, अपना काम शुरू करे। और चंडीगढ़ मेट्रो का मेन ऑपरेशन क्या होगा? दिल्ली मेट्रो का मेन ऑपरेशन क्या है? सवारियां ढोना इधर से उधर लोगों को, पीपल मूवर। हाँ, दिल्ली मेट्रो इज द पीपल मूवर। आप अगर दिल्ली मेट्रो में बैठे होंगे कभी, तो आप मेरी बात को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं कि क्या मेरा मतलब है, कि दिल्ली मेट्रो का मेन फंक्शन क्या है। आप कभी राजीव चौक से कश्मीरी गेट तक
मेट्रो पकड़ के देखना या राजीव चौक से सेंट्रल सेक्रेटरीट की तरफ जाना, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि क्या मतलब है पीपल मूवर का। दिल्ली मेट्रो का मेन काम है लोगों को उधर से उधर ले जाना, तो चंडीगढ़ मेट्रो का भी यही काम होगा। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये कहती है कि ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेशंस में आने के लिए चंडीगढ़ मेट्रो को 5 साल का टाइम लगेगा, 5 years। जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो 5 साल लगेंगे। अब ये जो पब्लिक इशू लेकर आ रही है, ये लेकर आ रही है कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आ रही है। अगर ये कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट लेकर ना आए तो 5 साल के बाद या शेयर इशू कर दे। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है या ये शेयर्स भी इशू कर सकती है। अब शेयर्स के प्राइस मार्केट में बढ़ते हैं, ठीक है। शेयर्स के प्राइस मार्केट में इंक्रीज होते हैं तो इन्वेस्टर को फायदा होता है। शेयर्स के प्राइस मार्केट में कब कब इंक्रीज करते हैं, सुन लो ध्यान से बात। जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स दिखाए तो शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं, हाँ। या फिर कंपनी ऑपरेशंस दिखाए, मार्केट में कंपनी प्रॉफिट्स दिखाएगी, बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाएगी तो शेयर के रेट बढ़ेंगे। और प्रॉफिट कब आएगा, जब कंपनी ऑपरेशंस करेगी, जब कंपनी का काम धंधा करेगी। भाई आप घर में लेटे रहोगे तो कोई प्रॉफिट थोड़ी आएगा घर में। आप जब उठकर काम धंधा करोगे, कोई काम करोगे, घर से बाहर निकलोगे तो कुछ काम करोगे तो कुछ प्रॉफिट आएगा ना। अब कंपनी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंपनी खुद कह रही है कि देखो जी, अगर इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे हम विश्वास करें तो 5 साल लग जाएंगे कंपनी को ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो 5 साल के बाद कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाएगी, और उस प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर के पल्ले पड़ेगा उसको बोलेंगे डिविडेंड। जब डिविडेंड बढ़ेगा, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो मार्केट में शेयर्स का रेट भी बढ़ेगा। कंपनी ऑपरेशंस नहीं दिखाएगी, खाली पीली मार्केट में शेयर्स का रेट नहीं बढ़ता। तो ये काम 5 साल के बाद शुरू होगा। फिर 1 साल कंपनी को लगेगा प्रॉफिट दिखाने में, ठीक है। 6 साल हो गए। अब 6 साल इन्वेस्टर के पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं 6 साल तक पैसे आपको दे दूं और 6 साल के बाद आप मुझे कोई रिटर्न दिखाओ। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर अगर इशूअर की गुडविल है मार्केट में तो लोग उसे पैसा फिर भी दे सकते हैं, लेकिन इशूअर को लगता है कि इन्वेस्टर इतना इंतजार नहीं करेगा। तो इस बात का एक सोल्यूशन निकाला गया। इस बात का एक सोल्यूशन क्या निकाला गया कि इस इशूअर को कहा गया कि ठीक है भाई, तू डायरेक्टली शेयर इशू ना कर। तू क्या कर, डायरेक्टली शेयर इशू ना कर। तुम डायरेक्टली शेयर इशू ना करो तो क्या करूं, तुम कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करो। ये कहता है कि जी डेट ऑफ इशू तक, ठीक है भाई। फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमारी ये कहती है, आप ध्यान से सुनो इधर। फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये कहती है कि इशू के 5 साल के अंदर, ठीक है, ये है डेट ऑफ इशू और ये डेट ऑफ ऑपरेशन, कि 5 साल के अंदर हम अपना काम शुरू कर देंगे। तो इन 5 साल के दौरान जो आपने मुझे पैसे दिए हैं हम उसे डेब्ट मान लेंगे और आपको ब्याज मिलता रहेगा, इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। 5 साल के बाद आफ्टर 5 years आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को डेब्ट रखिए, या डेब्ट को, दूसरी बात, डेब्ट को इंस्ट्रूमेंट में, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो या तो आप अपने डेब्ट को इंटरेस्ट अर्न करने दीजिए, ठीक है। अगर आप डेब्ट को इंटरेस्ट अर्न नहीं करने देना चाहते तो आप पैसे को विड्रॉ कर लीजिए, या डेब्ट को आप शेयर में कन्वर्ट कर लीजिए। जो डेब्ट शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है उसे कहते हैं कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर कोई कंपनी कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करने जा रही है तो उसे शेयर्स इशू करने जा रही है, ठीक बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करने जा रही है तो उसके लिए एक कंडीशन है, ठीक है। वो कंडीशन पूरी करेगी तो ही वो
कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू कर पाएगी। तो पहले मैंने कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपको बताया, ठीक है। अब अगर कंपनी कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करने जा रही है तो क्या कंडीशन है? नोट इन द लिस्ट ऑफ willful defaulters, not in the list of willful defaulters published by RBI। तो आजकल आरबीआई के पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आप पढ़ते हैं, अगर आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ा है या आप पढ़ेंगे लाइफ में कभी, तो उसमें आप जानेंगे अब बैंक के पास सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सीबिल कहते हैं जिसे, सीबिल, राइट। तो आरबीआई एक सेंट्रलाइज्ड डाटा मेंटेन करती है और डिफॉल्टर्स की लिस्ट बनाती है। अगर आप आरबीआई की डिफॉल्टर लिस्ट में हैं तो आप कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं इशू कर पाएंगे, ठीक है। और एक और कंडीशन यहां रखी है आपके लिए, ठीक है। आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, इशूअर ने, मतलब आपका मतलब इशूअर, नो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो भी माइकालाल सीडीआई इशू कर रहा है उसने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, नो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और प्रिंसिपल, देखो लोग कई बारी ओवर स्मार्ट समझते हैं, छोटे मोटे डिफॉल्ट करते रहते हैं। तो मैं आपके स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा, बेटा आप छोटे मोटे डिफॉल्ट ना क्या करें, क्योंकि कौन जानता है कि कल आपको किस पोजीशन पे आपको पहुंचना है। हो सकता है कि आप कल को देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, या किसी कंपनी के बहुत बड़े आप पद पर पहुंच जाएं, तो आपका जो करेक्टर है वो किसी भी तरह के दाग धब्बा उस पर नहीं होना चाहिए, कोई भी छोटा मोटा डिफॉल्ट भी नहीं होना चाहिए। कल को आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे ये बात है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग इस बात की बहुत वो करते हैं कि देखो मैं तो विदाउट टिकट चलता हूँ, या तो मैं कंपनी का पोस्ट पेड बिल पे नहीं करता, या मैं क्रेडिट कार्ड के पैसे पे नहीं करता। तो छोटे मोटे डिफॉल्ट नहीं करने चाहिए, ताकि आदमी का जो करेक्टर है वो बिल्कुल स्पॉटलेस नजर आए। लेकिन यहाँ देखो, अगर उस पर्सन ने, जो भी इशूअर है, इशूअर ने, उस कंपनी ने या उस कंपनी से रिलेटेड लोगों ने नो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। मैं तो जनरली बात कर रहा था कि छोटे मोटे डिफॉल्ट भी नहीं करने चाहिए, ये तो बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। ये जो सेकंड पॉइंट में जो सेकंड डिफॉल्ट लिख रहे हैं तो बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो गया ना। पर्सन को इन जनरल बात कर रहा था, एक कैपिटल मार्केट की बात नहीं कर रहा, वैसे जनरल बात कर रहा था कि छोटे मोटे डिफॉल्ट भी पर्सन को लाइफ में नहीं करने चाहिए। ये तो इतना बड़ा डिफॉल्ट है जो हम अब लिखने जा रहे हैं। नो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, नो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी पहले इसने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू किए होंगे और पहले भी डिफॉल्ट करता आया है, वापिस सीडीआई इशू करना चाहता है, नहीं करने देंगे। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इशूड बाय इट टू द पब्लिक। ये तो बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो गया ना। सहारा ग्रुप का चेयरमैन इसी डिफॉल्ट के पीछे तो जेल में है, आज तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं वो, सुब्रतो रॉय। उन्होंने यही डिफॉल्ट तो किया था, नो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय इट टू द पब्लिक, इशूड बाय इट टू द पब्लिक। अगर अब सुब्रतो राय कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करना की सोचे तो क्या सेबी उसे काम करने देगी? नहीं करने देगी, ठीक है। क्या हमेशा के लिए रोक लग जाएगी अब सुब्रतो राय के ऊपर? आइए इस बात को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब सवाल ये है कि सुब्रतो राय एक बार डिफॉल्ट कर दिया
तो क्या उसे हम अब हमेशा डिबार्ड रखेंगे मार्केट से? ठीक है। और वो डिफॉल्ट कब होगा? इफ एनी, है ना, डिफॉल्ट इफ एनी, यानी एक भी डिफॉल्ट कर रखा है। इफ एनी का मतलब है कि कोई भी डिफॉल्ट अगर कर दिया है तो उसने तो 26,000 करोड़ का डिफॉल्ट किया है। ठीक है। मेरा तो सुनकर दिमाग घूम जाता है कि इतना बड़ा डिफॉल्ट, इतना पैसा कहाँ गया। इफ एनी, कहता है जी इफ एनी डिफॉल्ट, यानी कोई भी डिफॉल्ट है, फॉर अ पीरियड, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, और 6 महीने तक वो डिफॉल्ट हो जाए। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी अमाउंट ड्यू हुआ, ठीक है, अमाउंट ड्यू, ठीक है, ऑन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यहां पर कोई भी डेब्ट ड्यू हुआ, ठीक है। अब जो अमाउंट ड्यू ऑन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हुआ वो दो तरीके का होगा, या तो वो प्रिंसिपल अमाउंट है या तो वो इंटरेस्ट अमाउंट है, कोई भी हो, कोई भी हो। यहां ड्यू हुआ और कंपनी ने पे नहीं किया, ड्यू होने के बाद पे नहीं किया, तो डिफॉल्ट हो गया। तो कहते हैं डिफॉल्ट होते ही वो डिबार्ड नहीं हो जाएगा। और ये डिफॉल्ट हुआ और ये 6 मंथ्स तक कंटिन्यू रहा। जब ये 6 मंथ्स तक कंटिन्यू रहा और इसके बाद ये है डेट ऑफ, ये है ये है डेट ऑफ इशू ऑफ सीडीआई। अब यहां पर इस इशू पर ये सेबी को अप्रोच कर रही है कंपनी, कि हम अथॉरिटीज को अप्रोच कर रही है कि हम क्या करना चाहते हैं। ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल कर रही है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम सीडीआई इशू करना चाहते हैं। सेबी कहेगा तेरी ऐसी की तैसी, पिछली बार तो तूने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू किए थे तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट मार लिया था, इंटरेस्ट मार लिया था, 6 महीने तक पैसा वापस नहीं किया था, बड़ी मुश्किल से तेरे से पैसा वापस लिया और पैसा वापस नहीं मिला तो तेरे को जेल में भेज दिया। अब तू वापस दोबारा फिर आ गया है डिफॉल्ट करने के लिए, सेबी भगा देगा इसे, सेबी ने इसे दौड़ा देना है। सेबी कहेगा बेटा भाग ले यहाँ से, इस मार्केट में तेरा एक्सेस ही नहीं है। तो आइए बेटा, तो हमने सेकंड पॉइंट भी इधर देखा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, एक बारी मैं बस रिकॉल करवा दूं आपको। ये 6 पॉइंट्स हमने करने हैं। इशू ऑफ कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, अगर पर्सन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है तो अगर इशू विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट पब्लिश बाय आरबीआई में है तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, शाबाश। आरबीआई की अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ठीक है जी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू ना करने दो, शेयर इशू करने दो। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो नहीं, अगर वो डिफॉल्टर की लिस्ट में है तो फर्स्ट पॉइंट में फंस जाएगा, फर्स्ट पॉइंट में सेबी उसे रोक देगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ही इशू नहीं कर सकता, सेबी उसे रोक देगी। अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है तो सेबी उसे रोक देगी। अब सुब्रतो राय अगर मान लीजिए शेयर इशू करने के लिए आ जाए तो क्या सेबी उसे अलाउ करेगी? आप सोचिए इस बात के ऊपर। थर्ड कंडीशन हम पढ़ेंगे, शाबाश। थर्ड एक कंडीशन है, शाबाश, एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो भी इशूअर शेयर इशू करने के लिए आ रहा है वो एप्लीकेशन करेगा, उसे एक एप्लीकेशन करनी होगी। किसे करनी होगी? टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उस एप्लीकेशन में उसे क्या करना होगा? आइए यहां पे हम उस पॉइंट को नोट करेंगे, शाबाश। इशूअर शैल मेक, जो भी इशूअर होगा वो एक एप्लीकेशन करेगा टू वन और मोर। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है जब आरएससी और डीएससी का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था। इशूअर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू वन और मोर, ठीक है,
RSE रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये एक कंडीशन है फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये है कि पब्लिक इशू के लिए लिस्टिंग मैंडेटरी है। इसका इन अदर वर्ड्स यहाँ से एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पब्लिक इशू के लिए लिस्टिंग ऑफ शेयर्स मैंडेटरी है, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स जरूरी है। एप्लीकेशन टू RSE, issuer shall make to one or more recognized stock exchange for listing of securities। सिक्योरिटीज लिस्टिंग के लिए उसे क्या करना है, एक या वन और मोर, कम से कम एक या ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। ऑन सच स्टॉक एक्सचेंजेस and has chosen one of them as DSE, और उसमें से किसी एक को DSE चूज करना है, ठीक है, डिजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज चूज करना है। ठीक है बेटा, शाबाश बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है, उसे लिख लेंगे तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। इन केस ऑफ IPO, IPO क्या है, पहली बार जो कंपनी शेयर इशू करती है उसे IPO कहते हैं, और एक कंपनी जब दोबारा शेयर इशू करती है तो उसे FPO कहते हैं। तो ध्यान रखना, IPO और FPO में मैं बाद में एक डायग्राम भी बनाऊंगा इशू ऑफ शेयर्स का, तो वहां भी इसे हम डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ IPO द इशूअर शैल मेक एन एप्लीकेशन, the issuer shall make an application, ठीक है, for listing of specified securities, for listing of shares, सिक्योरिटीज आप लिख लीजिए बात, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, सिक्योरिटीज लिख लीजिए, सिक्योरिटीज ज्यादा अच्छा वर्ड है, मैंने शेयर्स लिख दिया है। इन केस ऑफ IPO द इशूअर शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स at least one RSE having nationwide trading। अगर वो मान लीजिए सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई कर रहा है तो उसकी नेशन वाइड ट्रेडिंग होना जरूरी है, यानी पूरी कंट्री में उसकी ट्रेडिंग टर्मिनल्स होना जरूरी है, नेशन वाइड ट्रेडिंग, ठीक है। अगर एक पर्सन पहली बारी IPO लेकर आ रहा है तो कम से कम ऐसी RSE को अप्लाई करना है जिसकी नेशन वाइड ट्रेडिंग हो, जिसकी, ठीक है, लिमिटेड ट्रेडिंग ना हो। तो आपने ये पॉइंट ध्यान से इधर समझना है। अब तक 3 कंडीशंस हमें देखी है, और आइए अब हम आगे चलेंगे और 4th कंडीशंस को हम आगे देखेंगे। तो 3 और कंडीशन हैं अभी, और चौथी कंडीशन इसमें यह है कि डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट करना होगा, यानी डीमेटेरियलाइजेशन के लिए, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इशू करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट होगा। दूसरी बात, एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुली पेड अप करना होगा, जो रिमेनिंग 3 बातें रह गई हैं। और थर्ड पॉइंट है फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस की, फर्म अरेंजमेंट ऑफ
फाइनेंस भी करना होगा, यानी सेबी को ये शो करना होगा कि उसके पास फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसेस हैं इस इशू के अलावा भी, तो जाके सेबी अलाउ करेगा। यानी इन कंडीशंस को पढ़कर आपको ये लगेगा कि इट्स नॉट वेरी इजी टू मेक अ पब्लिक इशू। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई भी बना सकता है, उसे पब्लिक लिमिटेड भी कन्वर्ट कर सकता है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी डायरेक्टली भी आप बना सकते हो। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, लेकिन इससे पहले कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करे, उन्हें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। और उन कंडीशंस में से 3 कंडीशन हमने सीखी। पहली कंडीशन क्या थी कि कोई इशूअर, उसका प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर और पीआईसी, अगर इन लोगों ने कोई और कंपनी बनाई है, उस कंपनी को भी अगर सेबी ने डिबार्ड किया है, तो इशूअर मार्केट में शेयर इशू नहीं कर पाएगा। डेब्ट कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहता है और पहले डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफॉल्ट कर चुका है और वो डिफॉल्ट 6 महीने तक कंटिन्यू रहा था, तो नहीं कर पाएगा। किसी लिस्टिंग, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर जिसकी नेशन वाइड ट्रेडिंग हो, उस पर लिस्टिंग करना है। अब यहाँ पे जब लिस्टिंग कंपनी अप्लाई करेगी, तो ये सिर्फ ये कंडीशंस नहीं है, तो वहाँ पे उसको पता नहीं कितनी कंडीशंस और फॉलो करनी पड़ेंगी। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी को लिस्टिंग की परमिशन इतनी आसानी से नहीं देगी जब तक उसके बारे में कंप्लीट जानकारी ना हो। फिर हम पढ़ेंगे आगे जाके उसे फिर क्या करना पड़ेगा, आईपीओ ग्रेडिंग करना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग के कंसेप्ट में आप पढ़ते हैं आईपीओ ग्रेडिंग, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर जब आप लेकर आ रहे हैं तो आईपीओ ग्रेडिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसके ऊपर अलग से एक इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसे एक रेटिंग सिंबल देने के लिए। तो अभी तो बेटा ये तो सिर्फ जनरल कंडीशंस हैं, ये मत सोच लेना कि ये 6 कंडीशंस पूरी करने के बाद आप इशू कर सकते हो। यहां से तो कहानी शुरू होती है, और ये जो कहानी आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बच्चों का काम नहीं है इशू करना। और इस इशू को मैनेज आप लोग करोगे, आप प्रोफेशनल्स ही, जब आप प्रोफेशनल्स बन जाएंगे तो आप ही लोग इस इशू को कंट्रोल करेंगे। इसीलिए आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं। शाबाश, हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं 5 मिनट्स का। 3 कंडीशंस हमने देखी हैं, आप 3 कंडीशंस और देखेंगे। यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स।